सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा हर समय पिता के साथ रहती थी और उनका हाथ बटाती थी, पर किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। आम नेताओं के बीच में ये बातें होती थी कि ये तो एक गूंगी गुड़िया है। आज़ादी के बाद 1964 तक नेहरू जी ने बेधड़क देश पर राज किया, मगर 60 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति पर एक बड़ा सवाल साए की तरह मंडराने लगा था कि नेहरू जी के बाद कौन। विदेशियों को लगता था कि नेहरू की मौत के बाद भारत भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, मिलिट्री कब्जा कर लेगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतना नया लोकतंत्र मैच्योर ढंग से शासन की बागडोर बदल कर किसी और को भी दे सकता है। उधर कांग्रेस पार्टी में अपने ढंग की सिर फुटबॉल चल रही थी। सत्ता के कई दावेदार थे। बम्बई प्रोविंस के सीएम रहे मोरारजी देसाई, यूपी के किसान नेता और नेहरू भक्त लाल बहादुर शास्त्री, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की दावेदारी मजबूत थी। मगर खुद नेहरू जी अगर किसी पर नज़र टिका रहे थे तो वो थी उनकी बेटी इंदिरा, जो 1959 में कुछ समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। हालांकि तब भी कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने दबे छुपे ढंग से पंडित जी की बेटी को संगठन की कमान सौंपने की निंदा की थी, मगर नेहरू के सामने कोई खुलकर नहीं आया। नेहरू जानते थे कि उनके बाद इंदिरा के लिए स्थिति आसान नहीं रहेगी, और तब उन्होंने उत्तर भारत के तमाम घाघ नेताओं को नाथने के लिए भरोसा किया साउथ के कमांडर पर। कमांडर कौन? के कामराज। कामराज 1954 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। दशकों खपाए थे संगठन में, एक एक गांव तक पहुंच थी, और नेहरू के पहले बड़े राजनीतिक विरोधी और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कामराज ने ही अपने राज्य से नेस्तनाबूद कर दिया था। उनके नेतृत्व में 1962 में तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता में लौटी, डीएमके की तगड़ी चुनौती के बावजूद। और इसके बाद नेहरू ने उन्हें अपना सीक्रेट काम सौंपा, और इसकी शुरुआत हुई अगस्त के पहले हफ्ते में। साल था 1963, और कामराज ने प्लान पेश किया। अगस्त के ही आखिरी सप्ताह में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे पास कर दिया। नतीजतन 6 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। कैबिनेट मंत्रियों में मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल थे, और मुख्यमंत्रियों में यूपी के चंद्रभानु गुप्त, एमपी के मंडलोई, उड़ीसा के बीजू पटनायक। और इस फेरबदल से इंदिरा गांधी के तमाम संभावित राजनीतिक विरोधियों की जमीन कमजोर पड़ गई। नेहरू ने इसके कुछ ही महीनों के बाद कामराज को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। अब उनका प्लान फुल एक्शन में था, और उन दिनों कामराज ने नेहरू से पूछा, आप उत्तराधिकार के बारे में क्या सोचते हैं? आपके बाद में कौन? और नेहरू ने कहा, इंदिरा, मगर अभी नहीं, कुछ साल बाद। और मई 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया, और कांग्रेस में 2 दावेदारों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री को नेहरू खेमे का माना जाता था, और कामराज के नेतृत्व में बुजुर्ग कांग्रेसियों के जुट सिंडिकेट ने भी उनका समर्थन किया। सर्वसम्मति की बात पर कामराज ने मोरारजी देसाई के तेवर ठंडे कर दिए। शास्त्री पीएम बन गए, और उनकी कैबिनेट में जगह मिली इंदिरा गांधी को बतौर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और फिर जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में आकस्मिक निधन के बाद पार्टी के रूढ़िवादी धड़े के उम्मीदवार मोरारजी देसाई को हराकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और इस बार मोरारजी देसाई सर्वसम्मति की बात पर नहीं माने थे, वोटिंग पर अड़ गए थे, लेकिन कामराज ने इंदिरा गांधी के लिए लामबंदी की, और वह कांग्रेस संसदीय दल में 355 सांसदों का समर्थन पाकर पीएम बन गई। और यह कामराज का आखिरी सफल दांव था। जिस पहले आम चुनाव में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, वो एक झटका था। कांग्रेस 8 राज्यों में चुनाव हार गई, संसद में भी संख्या बल घट गया, जिससे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उन पर कटाक्ष करने का मौका मिला। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा को संसद में कई बार गूंगी गुड़िया कहकर पुकारा। पूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी और फॉरवर्ड ब्लॉक नेता
HV कामत ने राजा दिनेश सिंह को जूनियर सांसद से उप मंत्री और फिर राज्य मंत्री बनाने में उनसे विशेष छूट ली थी। स्पष्ट तौर पर यह पदोन्नति उनकी छिपी हुई प्रतिभा के लिए थी, जिसका पता केवल प्रधानमंत्री को ही था। उन पर छुटपुट कानाफांसी भी हुई थी। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास के केंद्रीय कक्ष में एथलेटिक साधु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौजूदगी पर नाराजगी थी, लेकिन ये व्यवस्था उनमें ब्राह्मण और सामंती दोनों इतने प्रबल थे कि इस पर गॉसिप होने की क्षमता व्याप्त थी। और ये वास्तविकता कि वो नेहरू की बेटी है, सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था। और इसे निश्चित ही पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े में उनके खिलाफ कुछ विरोध उत्पन्न हुआ। इस गुट को शांत करने के लिए उन्होंने केरल की सत्ता में 2.5 साल पहले चुनकर आई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगवाया। विडंबना तो ये थी कि खुद इंदिरा को उसी साल पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति शासन लगाने को कानून व्यवस्था का उल्लंघन बताया गया और दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर झुकाव को इंदिरा ने 1969 में कांग्रेस के विभाजन और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करके संतुलित कर दिया। हालांकि लंदन स्थित टाइम्स के पत्रकार पीटर हेजलहर्स्ट उन्हें स्वार्थ की ओर झुकाव वाला बताते हैं। सन 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में बुरी तरह हारी। लोकसभा में भी उसे महज 285 सीटें मिली। खुद कामराज तमिलनाडु में अपनी गृह विधानसभा विरुधनगर में चुनाव हार गए और इसके कुछ ही महीनों बाद इंदिरा ने यह कहा कि हारे हुए नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष के पद से कामराज की भी रुखसती हो गई और उनकी जगह आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे निजलिंगप्पा। मगर अंदर खाने संगठन के फैसले अभी भी कामराज ही ले रहे थे। उन्होंने तय किया कि इंदिरा को काउंटर करने के लिए उनकी कैबिनेट में मोरारजी देसाई को जरूर होना चाहिए और इंदिरा को मन मारकर उस वक्त ये फैसला मानना भी पड़ा। इसलिए मार्च 1967 में जब उन्होंने PM की शपथ ली तो डिप्टी PM के रूप में मोरारजी भी बगलगीर थे। उन्हें वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो मिला था और इंदिरा को आर्थिक मामलों की ज़्यादा समझ भी नहीं थी और इस बात पर मोरारजी उन्हें लगातार नीचा दिखाते रहते थे। इंदिरा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उन्हें कामराज इंदिरा का विकल्प सोचने में लगे थे और कुछ महीने तो नेहरू की बिटिया अपने इस राजनीतिक गार्जियन के कहे में चली, मगर फिर उन्हें समझ आने लगा कि लड़ाई आर पार की करनी होगी। इसमें उनके मददगार साबित हुए नेहरू के गैर राजनीतिक वफादार। एक किचन कैबिनेट डेवलप की गई जिसमें दिनेश सिंह, इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोग शामिल थे और इसके अलावा नौकरशाह PN हक्सर को PMO में आमद हो चुकी थी। उनकी सलाह पर इंदिरा ने समाजवादी फैसले लेने शुरू किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पार्टी संगठन के नेता मसलन कामराज, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा अपनी अनदेखी से नाखुश थे। जब तक वह इंदिरा को किनारे करने की कोशिश करते रहते थे और जल्द ही एक मोर्चे पर दोनों गुट खुलकर आमने सामने आ गए और ये मौका था जाकिर हुसैन की मौत के चलते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। संगठन ने आंध्र प्रदेश के नेता नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्यक्ष घोषित किया। इंदिरा ने उपराष्ट्रपति VV गिरी को पर्चा दाखिल करने को बोला और फिर चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस जनों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील कर डाली। कांग्रेस कैंडिडेट रेड्डी चुनाव हार गए। VV गिरी राष्ट्रपति बन गए। संगठन के बुजुर्ग नेताओं को काटो तो खून नहीं और उन्होंने नवंबर 1969 में एक मीटिंग बुलाई और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और कांग्रेस संसदीय दल को नया नेता चुन लेने का हुक्म दिया, मगर इंदिरा इसके लिए पहले से तैयार थी। संसदीय दल की मीटिंग में उन्हें 285 में 229 सांसदों का समर्थन मिल गया। बचे वोट उन्होंने तमिलनाडु में कामराज के धुर विरोधी DMK पार्टी से जुड़ा लिए। लेफ्ट पार्टियां भी उनके साथ आ गई और जिस कांग्रेस को नेहरू के बाद के दौर में कामराज और मजबूत करना चाहते थे वह उनके सामने एकदम कमजोर होकर के टुकड़े टुकड़े हो गई। 2 कांग्रेस बन चुकी थी और असल कांग्रेस हो गई कांग्रेस O यानी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कांग्रेस यानी रूलिंग जो इंदिरा संभाल रही थी। इंदिरा के मुख्य सचिव PN हस्कर बेशक एक वामपंथी थे, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री और सलाहकार मोहन कुमार मंगलम थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने पर जोर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्रीपाद डांगे ने
इसे एकता और संघर्ष की नीति कहती, यानी कांग्रेस समर्थित नीतियों पर एकजुट हो जाना और इसके जन विरोधी नीतियों का खिलाफ संघर्ष करना। वाम के प्रति झुकाव तब अपने चरम पर था जब सोवियत की मदद से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाने में अपना दखल दिया। उनकी प्रसिद्धि अपने चरम पर थी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तब उन्हें दुर्गा कहा था। कम्युनिस्टों के साथ इस सुखद मौज मस्ती ने भारत और विश्व व्यवस्था में कोलाहल मचा दिया, खासकर उस समय जब दूसरे देशों के साथ संबंधों में सुधार करना पश्चिम के लिए आसान नहीं था। इस खतरनाक बदलाव की बदौलत कांग्रेस के अंदर या बाहर के समाजवादी, अमरीकी कांग्रेस रूढ़िवाद मुखी जनसंघ, जो आज के टाइम में बीजेपी के नाम से जाना जाता है, सभी इंदिरा के अपरिभाषित भ्रष्टाचार के विरोध में धुर गांधीवादी विचारधारा पूर्व समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के छत्र छाया में एकजुट हो गए और जिसे जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी जेपी आंदोलन की वजह से बेहद तनाव में आ गई थी। जैसे दुनिया के मुल्कों के बीच नेहरू ने भारत की भव्यता का प्रतिनिधित्व किया था, इंदिरा गांधी ने ताकत दिखाई, लेकिन जेपी आंदोलन के बढ़ने के साथ साथ स्पष्ट तौर पर वह परेशान भी थी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटी सी चुनाव चूक के कारण उनकी संसद सदस्यता खारिज कर दी तो वे असहज हो गई। ये उनके छोटे बेटे थे जिन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के मुख्य अधिकारियों पीएन अक्सर और मीडिया प्रभारी शारदा प्रसाद को भी हटा दिया। यूनुस भाई इंदिरा गांधी के साथ संजय के भी करीबी थे और उन्होंने खुद को विशेष प्रतिनिधि बनवा लिया। उनके काम के दायरे की वजह से उन्हें मीडिया में भी दिलचस्पी लेने का मौका मिला। लेकिन केवल यही इंदिरा गांधी की परिभाषित छवि नहीं थी, अन्य भी हैं, जैसे बांग्लादेश युद्ध के समय जिसने उन्हें आयरन लेडी के तौर पर प्रतिष्ठा दी। लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि साफ सुथरी नहीं रही, खासकर जब वे 1982 के जम्मू चुनाव में सांप्रदायिक रंगों में आई। जम्मू में कांग्रेस के चुनावी अभियान को मिले सांप्रदायिक स्वर की पृष्ठभूमि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन है। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी ये प्रवृत्ति बनी रही। राजीव गांधी को सहानुभूति की लहर के कारण संसद के कुल 514 में से 404 सीटों पर अभूतपूर्व जीत मिली। ये वो है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक ये अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदू एकीकरण था, जिसके कारण राजीव गांधी को इतनी सीटें मिल गई थी। और इस वाक़े में सवालों के घेरे में सिख हो सकते हैं, लेकिन हिंदू एकजुटता को पार्टी ने एक सूत्र के रूप में अपनाया जिसे सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ समान रूप से इस्तेमाल किया गया। तो साथियों, ये था इंदिरा गांधी की गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी बनने तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।